हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं, होता क्या है समझते हैं। देखो बेटा ध्यान दो, मान लो अपने पास में कोई कंडक्टर है, ये कोई ऐसे कंडक्टर है और इस कंडक्टर को अगर अपन लोग चार्ज देते जाएंगे, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर अपन लोग कोई चार्ज देते जाएंगे तो जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अपन लोग अगर चार्ज देते जाएंगे तो इस पर चार्ज स्टोर करने की इसकी जो कैपेसिटी होगी दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। मतलब जितनी एबिलिटी होगी इसकी चार्ज को स्टोर करने की दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। लेट्स से मैं इनफाइनाइट से किसी चार्ज को तोड़ के लाया और इसके ऊपर इकट्ठा करना चालू कर दिया। अब बच्चों को ये पता होगा कि जिधर रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा ज्यादा होगी उधर तो चार्ज कम स्टोर होगा, और जहां की लो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, जैसे इसकी बात करें तो यहां पर लो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इधर अगर बात करें बेटा ये वाला सर्कल बन रहा है, इसकी हाई रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ लो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इधर हाई रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो चार्ज यहाँ पर ज्यादा स्टोर होगा जहाँ लो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, क्योंकि सिग्मा जो था वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर था। तो जिधर लो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी चार्ज तो उधर स्टोर होगा ज्यादा, यानी वहां पर जहां पर शार्पनेस होती थी वहां पर चार्ज ज्यादा आता था। अब समझो, तो चार्ज इस तरीके से मैंने इस कंडक्टर के ऊपर बांट दिया, और कंडक्टर की पोटेंशियल जो होती है बेटा वो इक्को पोटेंशियल सरफेस होती है। इतनी बात सभी लोगों को पता है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब क्या होगा, तो अब इसमें जितना चार्ज स्टोर कर लिया दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस, यानी कि एबिलिटी। मैं किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहा हूं, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज of metallic or conducting body, metallic और conducting body। तो बेटा क्या आई, ये एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द चार्ज ऑफ मेटेलिक और कंडक्टिंग बॉडी, मेटेलिक और कंडक्टिंग बॉडी is known as capacitor, is known as capacitor। ability to store the charge of metallic or conducting body is known as capacitance। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर भाई किसी को चार्ज स्टोर करने कैपेसिटी और मैं इसे चार्ज दे रहा हूं, तो मैं तो सर इसे कितना भी चार्ज दे सकता हूं, इनफाइनाइट चार्ज दे दूंगा। तो क्या इसकी एबिलिटी इनफाइनाइट है, क्या इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है? नहीं बेटा, इनफाइनाइट दे ही नहीं सकते। मैंने कहा ना, इसको चार्ज को कैपेसिटी कितनी है इसके चार्ज को स्टोर करने की, इनफाइनाइट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते समझो, रीजन ये है कि अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, ऐसे ये कंडक्टर है, इस पर मैंने चार्ज दिया शुरू में, इनिशियली मैं इसे चार्ज दे रहा हूं, जैसे जैसे मैं चार्ज इसे देता जा रहा हूं चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता चला जा रहा है और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी। इधर ऐसे देखो, यहां पर बहुत ज्यादा चार्ज है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होंगी वो डेंस होंगी, ज्यादा होंगी, यानी इधर जो होगा इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, और इस तरफ थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अब समझो मैं इसे चार्ज दे रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चार्ज दे रहे हैं तो बाहर तो इसके एयर होगी, यानी कोई तो मीडियम होगा, एयर तो होगी। तो अब इसके बाहर एयर है तो एयर के कुछ बेटा मॉलिक्यूल्स हैं,
एयर है तो उसके मॉलिक्यूल्स भी होंगे, इस एयर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अगर एयर है तो यहां पर उसके मॉलिक्यूल्स भी होंगे। लेट से ये कोई मॉलिक्यूल है एयर का, होगा क्या, मैं चार्ज देता चला गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो ये जो एयर का मॉलिक्यूल था इस पर फोर्स लगना चालू हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाले पर तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ। होगा क्या बेटा, देखो मैंने डाइलेक्ट्रिक में बताया था कि ये जो चार्ज है, ये जो अपने पास में मॉलिक्यूल है, इस पर चार्ज पॉजिटिव वाला इस तरफ पहुंच जाएगा, नेगेटिव इधर पहुंचे। क्यों पहुंचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव पर इस तरफ फोर्स लगेगा, वो उसे इस अपने से दूर इधर की तरफ खींच देगा, और नेगेटिव पर इससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब मैं इसे चार्ज देता चला जा रहा, जितना चार्ज देता चला जा रहा हूं उतना ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। भाई जितना चार्ज दूंगा उतने पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगे, क्योंकि पास पास डिस्ट्रीब्यूट होगा ना चार्ज, बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगी तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो एक टाइम ऐसा गया, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कि इसका ब्रेकडाउन हो गया। एक टाइम ऐसा आया कि इसका क्या हो गया बेटा, ब्रेकडाउन हो गया। और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो ध्यान देना बच्चे, जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ तो यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। नेगेटिव पर तो फोर्स लग रहा था किधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस फोर्स की वजह से नेगेटिव चार्ज में खींचेगा, वही पॉजिटिव तो इससे दूर चला जाएगा, नेगेटिव खींचेगा और इस बॉडी में आकर के चिपक जाएगा। अब भाई इसे पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव और आके बैठ गया, तो नेगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। और ये एक मॉलिक्यूल के साथ में नहीं हो रहा होगा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनके बहुत सारे नेगेटिव आ जाएंगे, तो उससे ज्यादा चार्ज तो मैं दे ही नहीं सकता हूं। भाई मैक्सिमम जो है हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर चार्ज दे सकते हैं। मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो प्रोड्यूस करूंगा वो तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर प्रोड्यूस करूंगा, तो इससे ज्यादा चार्ज नहीं दे सकता हूं मैं। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इससे ज्यादा चार्ज देने की कोशिश की तो वहां पर ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा, और अगर ब्रेकडाउन चालू हो गया तो चार्ज तो यहां स्टोर होना चालू हो जाएगा। और अगर यहां पर चार्ज आ गया तो यहां पर चार्ज आने का क्या मतलब है बेटा, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उससे ज्यादा तो चार्ज नहीं आ पाएगा, यानी ब्रेकडाउन ना हो। तो मैं इनफाइनाइट चार्ज नहीं दे सकता हूं, मैं तो चार्ज उतना दे सकता हूं जब तक कि इसका ब्रेकडाउन ना हो, मैक्सिमम लिमिट तक दे सकता हूं। दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। सबसे पहले यहां पर ब्रेकडाउन होगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर अपने लोग को कैपेसिटर बनाना भी है तो कैसा बनाना चाहिए भाई, मुझे ऐसा कैपेसिटर बनाना है कि जो ब्रेकडाउन कम कराए। मतलब मैं चार्ज देता जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़े ही ना कि ब्रेकडाउन हो पाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ रहा है, इसकी वजह से जहां पर क्या है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और चार्ज डेंसिटी वहां ज्यादा होती है जहां की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, कम। तो मैं ऐसा कोई कंडक्टर उठाऊं जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा हो, इनफाइनाइट हो। इसलिए यह कहा जाता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ज्यादा सुटेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होती है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, तो ज्यादा चार्ज को वो स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों को यह बात समझ में आ गई होगी कि जो कैपेसिटेंस है वो है क्या। तो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है बेटा, कैपेसिटेंस होता है इट इज एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ऑफ मेटेलिक और कंडक्टिंग बॉडी। कितना चार्ज स्टोर कर लेगी मेटेलिक या कंडक्टिंग बॉडी, दैट इज नोन एज द कैपेसिटेंस। इस चीज को कैपेसिटेंस कहते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसका कैपेसिटेंस निकालना भी है, होगा कितना, कैपेसिटेंस डिनोटेड बाय सी, इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे बालक, सी से डिनोट करते हैं। एंड अगर बात की जाएगी इसकी यूनिट की, तो यूनिट इज फैरेड। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, फैरेड होती है। और अगर बात की जाएगी कैसी क्वांटिटी, तो इट इज अ स्केलर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज अ स्केलर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। मेरे ख्याल से ये बात बच्चों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते बच्चे, देखो समझते बात।
तो मैं कहूं एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ऑफ मेटेलिक और कंडक्टिंग बॉडी इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर मींस बेसिकली कंडक्टर, बेटा देखा होगा। इनका काम क्या, इनका रोल क्या समझो। फैन होते हैं उसमें कंडक्टर लगा होता है सिलेंड्रिकल, देखा। इनका रोल पता है क्या होता है बेटा? इनका रोल ये होता है कि फैन को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और चलने के लिए जो कॉन्टिन्यूसली हम लोग एनर्जी दे रहे हैं उससे काम चल जाता है। अब मेरे पास में बैटरी है 6 वोल्ट की, अब फैन चलना है 6 वोल्ट से, लेकिन स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो एक ऐसी डिवाइस लगाते हैं जिसमें एनर्जी क्या होती है बेटा? स्टोर होती है, उसे कैपेसिटर कहते हैं। डिवाइस लगाई, एनर्जी स्टोर है और वो स्टार्ट होना चालू हो गया। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, पहले के जमाने में जब पानी चलाया जाता था नल में या ट्यूबवेल होता था, उसमें पहले पानी भरा जाता है उसके अंदर स्टार्ट करने से पहले, बाद में वो पानी फेंकता है। तो यानी इसमें क्या होता है, कैपेसिटर में भी पहले चार्ज भरा जाएगा, चार्ज स्टोर करेगा और फिर स्टार्ट करने के लिए इसी चार्ज की जरूरत पड़ेगी और ये स्टार्ट करा देगा। धीरे धीरे कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों के। डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड इस पर करता है कि ब्रेकडाउन होने से पहले आपको इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देनी होगी, ब्रेकडाउन होने से पहले वाली इतनी चार्ज तुम्हें देना होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी बढ़े कि इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम रहे, जस्ट कम रहे। दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? कैपेसिटेंस नाम देते हैं। चलो समझते बात को। जैसे अगर मैं कहूं यही मेटेलिक कंडक्टर है बेटा, यही मेटेलिक कंडक्टर है और इस मेटेलिक कंडक्टर में लेट से इस मेटेलिक कंडक्टर में बेटा मैं कहूं इसकी कैपेसिटेंस जो है वो C है, तो इस पर मैं चार्ज लगातार बढ़ा रहा हूं और जैसे जैसे मैं इस पर चार्ज बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे तो इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। यानी इसके ऊपर जो चार्ज है वो डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल पर। एक्चुअली ये पोटेंशियल नहीं है, एक्चुअली तो ये बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके किसके बीच का? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का। और नेगेटिव बेटा कहां रखा है? नेगेटिव तो इनफाइनाइट पर है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच का बेटा? ये मेटेलिक कंडक्टर और इनफाइनाइट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। इनफाइनाइट का तो पोटेंशियल तो 0 होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द B। यहां से Q इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज C एंड C इज नोन एज द कैपेसिटेंस। सो C क्या होगा बेटा? C हो जाएगा Q बाई B। C क्या हो जाएगा? Q अपॉन में B। अब ये C का फॉर्मूला जरूर है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जरूर Q बाई B है, ना तो ये Q पर डिपेंड कर रहा है ना B पर डिपेंड कर रहा है। अरे भाई चार्ज कितना भी हो उसकी कैपेसिटी थोड़ी ना वो है। अब मैं कहूं किसी कंडक्टर के ऊपर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसकी कैपेसिटी है 5 माइक्रोकूलम की, तो कैपेसिटेंस तो उस चार्ज के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो 1 माइक्रोकूलम भी हो सकता है, उसका पोटेंशियल भी उसे अकॉर्डिंग हो सकता है। इन पर डिपेंड नहीं करेगा भाई। कैपेसिटी तो अलग चीज पर डिपेंड करेगी, डिपेंड ये करेगी कि इसका शेप और साइज कैसा है। भाई जैसा इसका शेप साइज होगा उस तरीके से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा और उसी तरीके से ब्रेकडाउन होगा। और जैसा शेप होगा, भाई देखो इसकी शेप ऐसी थी, इसकी शेप की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी ब्रेकडाउन चालू हो गया। तो डिपेंड करेगा किस पर बेटा? डिपेंड करेगा शेप और साइज के ऊपर, और एक चीज के ऊपर और डिपेंड करेगा कि बाहर वाला मटेरियल कैसा है। भाई क्या पता ऐसा मटेरियल हो गया जिसका ब्रेकडाउन जल्दी नहीं हो पा रहा, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा जिस मटेरियल का, उसकी कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटा? शेप और साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? शेप और साइज। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मटेरियल के ऊपर, जिस मटेरियल में ये कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, जिस मटेरियल में कंडक्टर रखा हुआ है, यानी सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर does not depend on charge as well as potential।
ये चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है बेटा इनके शेप और साइज के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन शेप, कॉमा साइज एंड सराउंडिंग मीडियम। कंडक्टर के शेप साइज के ऊपर और सराउंडिंग कैसा है, सराउंडिंग मीडियम कैसा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कैसा है, इन पर डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। चलो निकालते हैं। तो ये कैपेसिटर्स मैंने निकाल लिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? C इक्वल टू क्यू बाई बी। बेटा B जो है वो यहां का पोटेंशियल है, मैं मैक्सिमम इतना ही दे सकता हूं, और मैक्सिमम वोल्टेज जहां पर ब्रेकडाउन ना हो, जस्ट ब्रेकडाउन होने वाला हो, उसके बाद उससे ज्यादा पोटेंशियल बढ़ा दिया, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे बेटा आगे जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है ब्रेकडाउन वोल्टेज, नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या होता है बालक ब्रेकडाउन वोल्टेज? ब्रेकडाउन वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज आफ्टर विच, इसके बाद एक ऐसी वैल्यू इसकी अगर इससे एक्सीड कर गई, आफ्टर विच ब्रेकडाउन ऑफ सराउंडिंग breakdown of surrounding starts is known as breakdown voltage। इसको breakdown voltage कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बेटा अलग अलग कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्फेरिकल मेटेलिक कैपेसिटर की बात करूंगा। तो सबसे पहले एक स्फेरिकल मेटेलिक कैपेसिटर। सो कोई मैंने एक स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर लिया ऐसे, ये स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर है, सॉरी, कोई मैंने एक स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर लिया इस तरीके से, जिसकी रेडियस लेट से r है। अब देखो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हर जगह यूनिफॉर्म है, तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका। तो इस पर मैंने चार्ज दे दिया कोई, और वो पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर तो बेटा चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब सिग्मा भी चेंज नहीं होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगे, यहां से चलेगी कहां तक जाएगी? इंफिनिटी तक। तो ये हो रही है एनर्जी स्टोर्ड, सेल्फ एनर्जी की फॉर्म ऐसे। ये एनर्जी स्टोर हो गई। अब इसका कैपेसिटेंस अगर अपने को निकालना है तो मुझे कहां पर लेकर के चलना है भाई? पॉजिटिव यहां, तो नेगेटिव कहां रखा हुआ है? इंफिनिटी पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा सबसे पहले देखेंगे, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा B, यहां पर पोटेंशियल लेट से B और इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या? B इंफिनिटी, तो इनके बीच का डिफरेंस दैट इज डेल्टा V, एंड डेल्टा V इज व्हाट? इंफिनिटी पर तो 0 हो गया, और यहां पर कितना होगा बेटा? यहां पर तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भाई कंडक्टर की सरफेस पर। इस पर जो भी चार्ज होगा मैंने मान लिया Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी Q अपॉन में R रेडियस। अब क्या होना चाहिए? अब बच्चा बोलेगा सर ये तो वैल्यू आ गई, डेल्टा बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है बालक, ये जो है वो स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर। तो डेल्टा बी कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यानी कि मुझे निकालना है C,
तो C क्या होगा भाई, C तो होता है Q अपॉन में डेल्टा V, यानी C की वैल्यू आ जाएगी बेटा Q अपॉन में डेल्टा V की जगह लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इस Q से इस Q को मैंने मार दिया, तो C की वैल्यू तो आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। अब समझो अगर मैं मानूं कि अर्थ है, कोई मैं कंडक्टर मान रहा हूं, अर्थ इज अ बिग कंडक्टर, और उसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया, तो अर्थ की रेडियस बेटा कितनी होती है? सो रेडियस ऑफ द अर्थ इज, इफ अर्थ इज अ कंडक्टर, अर्थ कोई कैपेसिटर है, इफ अर्थ इज अ कैपेसिटर, सो C इक्वल टू, मैं वैल्यू अगर इसकी कैलकुलेट करूंगा वैल्यू बेटा, तो वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, ध्यान देना, तो वो क्या होनी चाहिए? जैसे C की वैल्यू आई स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कितनी, C की वैल्यू स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए आ गई थी भाई कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आ गई थी बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और अर्थ अगर कैपेसिटर है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो होगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9, बेटा यही तो होगी ना, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती थी, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। या इसे अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी बेटा 64 अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 5, 64 अगर करोगे तो, और ये 9 है, ऊपर पहुंचे कितना बचेगा बेटा, -4। यानी अर्थ का कैपेसिटेंस तो बहुत कम आ रहा है, इतनी बड़ी रेडियस होने के बावजूद इतना कम कैपेसिटेंस, बहुत ज्यादा तो नहीं है ना ये। तो इसका मतलब अगर मैं स्फेरिकल कैपेसिटर बेटा लेकर के चल रहा हूं, तो स्फेरिकल कैपेसिटर उतना काम नहीं कर पाएगा, रखने में ही बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी उसे, इतना बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर लगाया, इतना कैपेसिटेंस मिला। यानी कि लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई ऐसा कैपेसिटर बनाया जाए जिससे काम बढ़िया बन जाए। तो एक ने सोचा कि सर एक काम करते हैं, कोई एक स्फीयर लेते हैं, दूसरा स्फेरिकल सेल ले आते हैं, पास में इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उनके बीच की डिस्टेंस कम कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होगा तो C तो बढ़ जाएगा, क्योंकि C क्या है, C है Q अपॉन में डेल्टा V। अब कोई चीज अगर अर्थ है तो अर्थ वहां पर रही तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ज्यादा हुआ ना उसका, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या करना चाहिए, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दो। अब पोटेंशियल डिफरेंस कम करने के लिए क्या काम करेंगे, दो चीजों को पास पास में ले आता हूं, उनका एक कंडक्टर और इसके पास में ले आता हूं मैं स्फेरिकल, अब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। भाई एक कंडक्टर ऐसे बना दिया, एक कंडक्टर अगर ऐसे बना दिया, और दूसरा कंडक्टर एक और बना दिया यहीं पर, ये इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम होगा, वो तो इन्फिनिटी पर तो इसका V और उसका 0, तो वो तो V आ गया। अब इसका V1 और इसका क्या हो गया V2, तो डिफरेंस तो डेल्टा V आ जाएगा, और उसकी वैल्यू होगी V1 माइनस V2, कम हो गया, ये पास पास में पोटेंशियल तो कम हो जाएगा, पोटेंशियल तो बढ़ेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। अब अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो चुका है तो C की वैल्यू क्या थी बेटा, C की वैल्यू थी Q अपॉन में डेल्टा V। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो इसका मतलब डेल्टा V कम हो गया, और डेल्टा V अगर कम हो गया तो C की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। वैज्ञानिकों ने तरीका निकाला, लेकिन काम उतना नहीं बन पाया, तब भी थोड़ी सी समस्या आ रही थी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम भी था तो भी प्रॉब्लम तो आ ही रही थी। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि इनके बीच की डिस्टेंस तो कम करी जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये जो है ना वो इनफाइनाइट कर दी जाए। भाई मैंने बोला कि जितनी ज्यादा रेडियस ऑफ कर्व, जितनी कम उतना ज्यादा चार्ज आएगा, और जितना ज्यादा वहां पर चार्ज एक जगह पे स्टोर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बढ़ा देगा। चार्ज डेंसिटी बढ़ रही ना, चार्ज नहीं, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही। चार्ज डेंसिटी जैसे ही बढ़ी, चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ गया तो उसने ब्रेक डाउन कर दिया, अब इससे ज्यादा चार्ज नहीं दे सकता। तो इनफाइनाइट रेडियस ले लो ना, चार्ज डेंसिटी बढ़ ही नहीं पाएगी ज्यादा, ब्रेक डाउन कम होगा। तो इसलिए इनफाइनाइट रेडियस के लिए पैरेलल प्लेट का यूज किया गया, और पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट लाई और उनके बीच की डिस्टेंस तो बहुत कम कर दी, और जैसे ही उनके बीच की डिस्टेंस कम कर दी, अब जो कैपेसिटर है वो अच्छे से वर्क करेगा।
तो ये कहानी थी, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कहानी थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसे एक और तरीके से समझते हैं। मान लो अपने पास में दो कोई कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर, मैंने कहा ना पोटेंशियल और चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैंने कहा ये कैपेसिटर है, इस पर चार्ज है 2 मिली कूलम और इसका पोटेंशियल है 0.1 वोल्ट। ये दूसरा कैपेसिटर है, इस पर चार्ज है 5 मिली कूलम और यहां जो पोटेंशियल है बेटा वो है 2 वोल्ट। अब ध्यान देना, मैं अगर देखो इनके कैपेसिटेंस को निकालू तो इसका कैपेसिटेंस होगा बेटा क्यू सी होगा क्यू बाई बी, यानी 2 मिली कूलम अपॉन में बी की वैल्यू 0.1, कितना आ जाएगा 20 मिली फैरेड। और अगर इसका कैपेसिटेंस निकालो, इसे C1 मान लिया, इसे C2, तो Q बाई बी यानी 5 मिली कूलम अपॉन में 2 वोल्ट, कितना आ जाएगा 2.5 मिली फैरेड। देखो बेटा यहां तो पोटेंशियल भी ज्यादा और चार्ज भी ज्यादा, तो भी कैपेसिटेंस कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि ये डिपेंड इस पर कर ही नहीं रहा, वो तो डिपेंड ये कर रहा है कि इसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है, इस चीज पर डिपेंड कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल से समझो इस चीज को, मैं एक ऐसे बकेट मान ले रहा हूं, ये कोई बकेट है और एक ये दूसरी बकेट है, ये दूसरी बकेट है। अब इसमें मान लो हाइट है h और ये हाइट है लेट से कैपिटल H। अब इसमें पानी अगर भर रहा है तो इसकी तो कैपेसिटी ज्यादा पानी भरने की, चाहे भले यहां पर पानी ज्यादा हो, यहां पर पानी इतना ही है, लेकिन कैपेसिटी तो इसकी ज्यादा ना पानी भरने की। इधर का पोटेंशियल भी ज्यादा, देखो पोटेंशियल मतलब हम लोग देखते हैं रेफरेंस लेवल, तो इसका रेफरेंस लेवल से अगर देखेंगे तो हाइट ज्यादा है, तो भी इसकी कैपेसिटी तो ज्यादा ही। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इसके शेप और साइज के ऊपर डिपेंड कर रही। इसलिए कैपेसिटर जो है वो चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो शेप और साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा कि कैसा और बाहर की सराउंडिंग कैसी है, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। अब मेरे ख्याल से बच्चों को कैपेसिटेंस वाली कहानी तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो अब एक काम करते हैं, दो कैपेसिटर को जरा जोड़ करके देखते हैं। पहले तो एनर्जी उसके बारे में देखेंगे और कुछ कैपेसिटर को जोड़ करके देखेंगे। मान लो दो कैपेसिटर, दो कंडक्टर, शेयरिंग ऑफ चार्ज इन टू कंडक्टर्स। शेयरिंग ऑफ चार्ज इन टू कंडक्टर्स। मान लो एक ये कोई कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। मैंने कहा कि इस पर पोटेंशियल इसका है V1 और इस पर चार्ज है इनिशियली Q1 और इस दूसरे पर चार्ज है Q2, दोनों प्लस है और इसका है पोटेंशियल V2। किसी वायर से ऐसे कनेक्टेड है, वायर है तो रेजिस्टेंस भी होगा, यानी तार है तो R भी ऐसे कनेक्टेड है। इनिशियली जो है ये स्विच यहां पर क्लोज है, ओपन है, तो अभी तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा इस पर चार्ज फ्लो करना चालू कर जाएगा और इधर चार्ज कुछ स्टोर हो जाएगा। बाय चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मैंने लेट से मान लिया कि V1 जो है वो ग्रेटर देन V2 है, तो चार्ज इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो V1 से V2 की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। तो मैंने जैसे ही इसे कनेक्ट किया बेटा, तो कनेक्ट करने के बाद में स्थिति ऐसी हो गई, स्थिति ये हो गई कि इस कैपेसिटर पर
और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। स्थिति ये हो गई कि इस पर मान लिया क्या हो रहा है यार, इस पर मान लिया कोई चार्ज आ गया बेटा Q1, स्मॉल Q1 आ गया, और इस पर आ गया स्मॉल Q2 चार्ज, यही तो आ गया। और तब तक आया जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो गया। लेकिन एक चीज तो साफ साफ दिखी कि ये दोनों जो चार्ज हैं, इन दोनों अगर चार्ज की बात की जाएगी तो टोटल चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा। भाई यहां से चार्ज फ्लो कर गया, मान लो पहले इस पर था 15 कूलम, इस पर था 5, टोटल कितना था 20। अब इससे 2 कूलम इस पर फ्लो कर गया, इधर क्या बचा बेटा 13, इस पर कितना हो गया 7, तब भी तो 20 ही रहा, यानी टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा। तो पहली काम देखो, कुछ अलग नहीं करूंगा, एक तो मैं यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाऊंगा। भाई यहां पर मैं केवल क्या करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाला, पोटेंशियल को इक्वल कर दूंगा। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन से अगर हम लोग देखेंगे तो बेटा तो क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू ये Q1 प्लस Q2, ये तो लिख दिया। अब देखो जरा, अगर मैं Q1 की बात करूं, पहले जो इस पर चार्ज होगा, इसका कैपेसिटेंस लेट से C1 और इसका कैपेसिटेंस मैंने मान लिया C2, ये तो नहीं चेंज हो रहा ना चार्ज और पोटेंशियल के चेंज होने से, वो तो वही रहेगा ना, ये तो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो Q1 की जगह मैं लिखूंगा बेटा C1V1 प्लस Q2 की जगह लिखूंगा मैं C2V2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब इस Q1 की जगह बालक क्या लिखूंगा मैं, इसकी जगह लिखूंगा C1V प्लस C2V, क्योंकि अब तो कॉमन पोटेंशियल हो चुका दोनों का, और वो कितना हो चुका है ये। तो यहां से अगर मैं कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, B इक्वल टू आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये तो आ गया कॉमन पोटेंशियल। अब क्या काम हो भाई, अब कॉमन पोटेंशियल तो आ ही चुका, अब मुझे एक काम और करना, मैं कहूं इसमें चार्ज फ्लो कितना कर गया वो मुझे निकालना है, कैलकुलेट करना है कि चार्ज फ्लो कितना किया। तो चार्ज फ्लो देखो बेटा, चार्ज फ्लो, तो अगर मुझे यहां पर चार्ज फ्लो निकालना है, ध्यान देना बेटा, पहले इस, तो अगर चार्ज फ्लो निकालना है वाला, चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल Q1 माइनस Q1, कैपिटल Q1 की वैल्यू आ गई C1V1 माइनस C1B। ये आ गया। इसे अगर अपन लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2V1, ठीक है, माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये आ गया। ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ B1 माइनस B2, ये तो आ गया चार्ज फ्लो डेल्टा के। अब क्या काम करना है, अब मुझे बतानी कि इसमें एनर्जी कितनी फ्लो करेगी।
ठीक है। एनर्जी का लॉस कितना होगा भाई, होगा क्योंकि पहले जो, जब भाई देखो यहाँ पर अगर शेयरिंग हो रही है चार्ज की, तो चार्ज, तो जो अगर मैं ऐसे कैपेसिटर जोड़ रहा हूँ, एक पर चार्ज है प्लस Q1, दूसरे पर है प्लस Q2 माइनस Q2, तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें पहले तो इसे न्यूट्रलाइज करेगा ना ये भाई, इसमें क्या करेगा ये न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब है, न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये है कि अगर मान लो इस पर है 5 कूलम, इस पर है -2 कूलम, तो पहले इसके -2 को जीरो करेगा, बचा कितना भाई, इसके +2 ने -2 को जीरो कर दिया, बचा 3, और 3 दोनों में फैल जाएगा। मैंने बाद मान लिया इन पर चार्ज Q1 और Q2, जब तक फैलेगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 - 2 3 इन दोनों में डिवाइड हो गया, तो Q1 - Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 प्लस का Q2। अगर मैं कहूं Q1 - Q2 की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी बेटा, C1 B1 माइनस C2 B2, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू C1B प्लस C2B। मैंने B यहां पर कॉमन ले लिया, क्या बच गया, C1 प्लस C2, और ये आ गया C1 B1 माइनस का C2 B2। तो B की तो वैल्यू आ गई C1 B1 माइनस C2 B2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब कॉमन पोटेंशियल ये आ जाएगा। अब कॉमन पोटेंशियल आ गया, बाकी तो हम लोग निकाल ही लेंगे कि चार्ज कितना फ्लो करेगा या एनर्जी कितनी लॉस होगी, हीट कितनी आएगी, वो आगे की बात है, वो हम लोग निकाल ले जाएंगे, आगे अपन लोग ये चीजें पढ़ेंगे। तो बेटा आज अपन लोग का यही टॉपिक था कि कंडक्टर होता क्या है, कंडक्टर मीन्स कैपेसिटर, ये क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। और उसके बाद में अब अगला जो लेक्चर होगा बेटा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन सब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।